अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमेरात को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस कायद मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने उनसे यंग इंडिया के ऑफिस में ही पूछताछ की। पूछताछ दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुई। इस दौरान ऑफिस की तलाशी भी ली गई। चाशुम्बे को भी यहां तलाशी ली जा चुकी है। खड़गे 7 घंटे बाद करीब 8:30 बजे दफ्तर से बाहर निकले। इधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन पर राज्यसभा में भी अपोजिशन के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को ही सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान बुलाना सही है। इस पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि कोई गलत करेगा तो एजेंसियां तो एक्शन लेंगी ही। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। Sir, once again, I congratulate you. You have occupied that post. Sitting there, I am very thankful to you. You have given me an opportunity to talk. देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं। लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। मुझे 12:30 को मुझे जाना है क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए जो लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और तो इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नेशनल हेराल्ड केस में हवाला लिंक मिला है। ईडी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की दोबारा जांच करेगी। रिपोर्ट्स में ईडी जराये के हवाले से दावा किया गया है कि नेशनल हेराल्ड उससे जुड़ी कंपनियों और थर्ड पार्टी के बीच हवाला ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया के दफ्तर की छानबीन के दौरान ईडी को कुछ दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों में मुंबई और कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। जराये के मुताबिक यंग इंडिया के दफ्तर की जांच पूरी होने के बाद जांच एजेंसी बड़ा एक्शन लेगी। ये एक्शन क्या होगा, ये अभी जराये ने साफ तौर पर नहीं बताया। पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने यंग इंडिया से कैश से जुड़ा कोई फायदा नहीं उठाया। यंग इंडिया से मिले दस्तावेजों के बाद ईडी दोनों के जवाबों से मुतमईन नजर नहीं आ रही है, इसीलिए इन बयानों की दोबारा जांच की जाएगी। लोकसभा की कार्रवाई जो गुज़िश्ता 3 दिनों से अच्छी तरह से चल रही थी, जुमेरात को एक बार फिर मुतासिर हुई जब कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए जबरदस्त हंगामा किया। ईडी की वजह से ऐवान की कार्रवाई एक बार के लिए मुलतवी कर दी गई थी। एक बार के इल्तवा के बाद जैसे ही दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस और दीगर अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर मनमानी, आमरीयत और सरकारी इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए हंगामा आराई और नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के दरमियान प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्रेड सोलंकी ने घर की मेज पर माफ कीजिएगा ऐवान की मेज पर पड़े जरूरी कागजात हासिल किए। हंगामा आ रहा है और नारेबाजी के दरमियान वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले खाम माल और दीगर अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा और खाम तेल और हवाई जहाज के ईंधन टरबाइन ईंधन पर खुसूसी इजाफा एक्साइज ड्यूटी लगाने से मुतालिक
2 करारदादें पेश की जिन्हें सूती ओर से मंजूर कर लिया गया। संवैधानिक संकल्प श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्ताव पेश करता हूं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में यह सदन अधिसूचना संख्या 28/2022 सीमा शुल्क दिनांक 21 मई 2022 380 आ दिनांक 21 मई 2022 का एतत् द्वारा अनुमोदन करता है, जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि इस्पात उद्योग के कतिपय कच्चे माल और मध्यवर्ती माल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया और उधर हित किया जा सके। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संवैधानिक संकल्प स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 22 श्री पंकज चौधरी जी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव पेश करता हूं। वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के अनुसरण में यह सदन अधिसूचना संख्या 5/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 30 जून 2022 493 आज दिनांक 30 जून 2022 का एतत् द्वारा अनुमोदन करता है, जिसका आशय वित्त अधिनियम 2002 की 8वीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि कच्चे तेल और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जा सके। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संवैधानिक संकल्प स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आप सब बहुत वरिष्ठ सदस्य है और मेरा आपसे निवेदन है कि हमें बहस करनी चाहिए, सभा की कार्यवाही चालू करनी चाहिए। ये जो आपका व्यवहार है ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी सीटों पर आप बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 5 अगस्त 2022 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और अशियाए खुर्दरोश पर आयद की गई जीएसटी के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज से कबल पार्टी के दफ्तर और कायदीन की रिहायशों पर भारी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और रुकावटें खड़ी करने के दरमियान कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी से नहीं डरते और सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, कर लें जो करना है। मैं वजीर आजम से नहीं डरता, मैं हमेशा मुल्क के मफाद में काम करता रहूंगा, सुन लो और समझ लो। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने अपनी एक वीडियो भी शेयर की जिसमें वो साफियों से कह रहे हैं कि हम मुश्तइल नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता शाम दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस भेजकर इत्तला दी कि कांग्रेस ने 5 अगस्त को अवामी मसाइल के खिलाफ जो धरना, एहतजाज और राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का मंसूबा बनाया उसे इजाजत नहीं दी गई। आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए, आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। जी, जो देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी करें। सर बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब संबी पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात करी कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना,
लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। जी, ये कुछ भी कर लें। महंगाई बढ़ी है। मैं तो आप लोगों से पूछता हूं, कौन सा ऐसा परिवार है जितने यहां खड़े हुए हैं, आपका वेतन तो बढ़ा नहीं, लेकिन घर में महंगाई ज्यादा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप खुद आत्मचिंतन कर लीजिए। अरे हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आइए, कल सुबह 11 बजे सारे हमारे कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति जी को जाकर कहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी को देश के वास्तविक आर्थिक हालातों से परिचय नहीं है, इसलिए हम लोग कल मार्च करेंगे राष्ट्रपति जी के घर। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस और उसके लीडर राहुल गांधी पर बदनवानी करके मुल्क को लूटने और फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को यह बताना जरूरी है कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन के जरिए जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। पहले आप चोरी करते हैं, मुल्क को लूटते हैं और उसके बाद पूरे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान से ऊपर है, लेकिन कोई आरोपी है तो हमारे देश का कानून ये कहता है कि उसे पूछताछ भी होगी और जो मुख्यालय होगा वही होगी। जो वीवीआईपी कल्चर कांग्रेस की सरकार में चलता था, ये बंद किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और आम जनता की यही चाहत है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप शब्दवीर मत बनिए, आप तथ्यवीर बनिए। तथ्य ऐसे दीजिए जब जनता सुने तो कहे कि हां बात तो सही कही गई। और मेरा प्रयास इस मंच से केवल इतना है कि सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं, निचली अदालत में आपको बेल मिली, वो बेल का ऑर्डर आपको एक आरोपी मानता है। 19 दिसंबर 2015 आप दिल्ली उच्च न्यायालय गए और इस प्रार्थना से गए कि जो मामला चल रहा है ये राजनीतिक द्वेष का मामला है, इसे समाप्त किया जाए, रद्द किया जाए। और मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि ये आदेश आज सुबह मेरे साथी ने प्रेस से वार्ता करी तो ये पढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला रद्द नहीं होगा, लेकिन एक लाइन में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लेके आया हूं, ये जरूर पढ़ूंगा और उसके बाद वो सवाल पूछूंगा जो जनता पूछ रही है। 12 फरवरी 2016 सर्वोच्च न्यायालय, पहले प्रश्न पे क्या लिखा है? याचिकाकर्ता सोनिया गांधी जो एक्यूज्ड है, इन्होंने मांग करी मामला रद्द हो। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को महाराष्ट्र में सियासी बहरान से मुताल्लिक दायर अर्जियों पर समाअत की। इस दौरान अदालत उज़्मा ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत देते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो शिंदे धड़े की दरखास्त पर फिलहाल कोई फैसला ना करे। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि 8 अगस्त को तमाम पार्टियों को इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब दाखिल करना है। अगर पार्टी अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगती है तो इलेक्शन कमीशन उसे वक्त देने पर गौर कर सकता है। इस मामले की समाअत पीर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत ने कहा कि वो 8 अगस्त को फैसला करेगी कि इस मामले को समाअत के लिए 5 जजों की आईनी बेंच के पास भेजना है या नहीं। अरकान असेंबली की नाअहली के लिए दायर अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल से पूछा कि ये सियासी पार्टी की मंजूरी का मामला है, हम इसमें मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि फर्ज करें कि कमीशन इस मामले में कोई फैसला सुना देता है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट नाअहली का फैसला देती है, फिर क्या होगा?
उन्होंने कहा कि नाअहली का फैसला पहले आना चाहिए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई फरीक ऐसे मामलात में कमीशन के सामने आता है तो उस वक्त कमीशन का फर्ज है कि वो फैसला करे कि असल फरीक कौन है। महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत की कैबिनेट की तौसी पीर के रोज होगी। 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ग्रुप की जानिब से दायर पिटीशन पर सुनवाई होना है। दरार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट की तौसी होगी। बीजेपी और शिंदे ग्रुप में वज़रा की तादाद और डिपार्टमेंट्स को लेकर सहमति बन गई है। वजारत में 35 अरकान शामिल होंगे। इस तरह हुकूमत में शिंदे खेमे को 40% हिस्सेदारी मिलेगी। सीएम एकनाथ शिंदे के बीमार होने की खबर आने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अकेले मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। माना जा रहा है कि कैबिनेट तौसी के सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से वो मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने जुमेरात को शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में 8 अगस्त तक यानी 4 दिन की तौसी कर दी है। कबल मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीर को अली सुबह गिरफ्तार किए गए संजय रावत को खुसूसी PMLA अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की तहवील में भेजा गया था। ईडी ने रावत की तहवील में 10 अगस्त तक तौसी की दरखास्त की थी। उसका कहना था कि उससे कुछ दस्तावेजात मौसूल हुए हैं और वो इस मामले में दीगर मुल्जिमान की जांच के अलावा मुताल्लिका मामलात की जांच करना चाहती है। समाअत के दौरान रावत और उनके वकील अशोक मंदरगी ने खुसूसी जज MG देशपांडे को जेल के सेल में वेंटिलेशन की कमी के बारे में बताया, लेकिन ईडी के वकील ने उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें एयर कंडीशन सेल में रखा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने जुमेरात को मरकजी वजीर बराए कानून व इंसाफ से अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है। अदालत उज़्मा के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक CJI NV रमना ने आज वजीर बराए कानून व इंसाफ से जानशीन के तौर पर जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश कर दी। जस्टिस रमना ने 3 अगस्त 2022 की तारीख दर्ज कर सिफारिशी खत की एक कॉपी आज यानी 4 अगस्त सुबह सौंपी। काबिल जिक्र के जस्टिस रमना जो 26 अगस्त को सुबुकदोश होंगे, इसके पेश नज़र ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। 4 जुम्मे को रोज़ वो वजीर कानून व इंसाफ से उनके जानशीन को नामजद करने के लिए एक खत लिखा था। अदालत उज़्मा के एक नोटिफिकेशन में 4 जुम्मे के रोज़ कहा गया कि आज 3 अगस्त 9:30 पर हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के सेक्रेटेरिएट को वजीर बराए कानून व इंसाफ से मौरे का खत मिला है, जिसमें CJI से उनके जानशीन के नाम की सिफारिश करने की गुजारिश की गई है। उत्तर प्रदेश की जेलों में ज़ेरे समाअत मुल्ज़िमीन यानी अंडर ट्रायल्स की तादाद उन कैदियों की निस्बत 3 गुना ज्यादा है जिन्हें कसूरवार करार दिया जा चुका है। इस हकीकत से जाहिर हो जाता है कि जेलों में इतनी भीड़ क्यों है। महकमे जेल खाना जात की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक रियासत भर की 64 जेलों में जुमला 1,12,480 कैदी बंद थे और उनमें से 85,181 ज़ेरे समाअत थे यानी अंडर ट्रायल से, जिनकी तादाद सजा याफ्ता कैदियों यानी 27,299 से 3 गुना ज्यादा थी। कुल ज़ेरे समाअत कैदियों में से 78,152 मर्द, 3,291 खवातीन हैं। इनमें 3,281 नाबालिग और 305 गैर मुल्की थे। इसके अलावा 400 बच्चे, जिनमें 186 लड़के और 214 लड़कियां भी ज़ेरे समाअत खवातीन कैदियों के साथ जेलों में मुकीम थे। ज़ेरे समाअत कैदी जेल की कुल आबादी का तकरीबन 76% है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि गाड़ियों में एयर बैग लगाने को लाजमी करार देने के लिए नई तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। मरकजी वजीर ने लोकसभा में कहा कि अब तक गाड़ियों के लिए 2 एयर बैग लाजमी हैं। उन्होंने कहा कि कार की पिछली सीट पर मुसाफिरों के लिए एयर बैग नहीं है और महकमा ट्रांसपोर्ट इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि गाड़ी की पिछली सीट पर भी एयर बैग हो। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख मौतें इस देश में होती हैं और सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक कार में कम से कम 6 एयर बैग जो है वो लगे होने चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट के बाद हम उनकी जान बचा पाए। और इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो अक्टूबर 2022 है, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। ये अगस्त का महीना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये कब तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिससे कि एयरबैग की पॉलिसी लागू हो जाएगी और लोगों की जान बच जाएगी। सम्माननीय सभापति महोदय, ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि विशेष रूप से
5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। और सम्माननीय सदस्य ने जो कहा है, अभी फिलहाल 2 एयर बैग ऑलरेडी कंपलसरी है। पीछे बैठने वाले लोगों को एयर बैग नहीं है और इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा है कि एयर बैग की कीमत केवल 800 रुपये आती है और हम ये कोशिश करें कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयर बैग होगी और लोगों की जान बचाएंगे। इसके बारे में ये प्रस्ताव विचाराधीन है, जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। श्रीमती बंगा विश्वनाथम। Thank you, sir. Sir, the Ministry of Heavy Industries has invited proposal to build and operate public electrical vehicle charging infrastructure on express highways and national highways under FAME India Scheme Phase 2. I would like to request the Minister state the detailed progress and made in respect of other such measures government taking proposal. Sir, constant supply of chain disturbing the continue one of the biggest obstacle coming from Indian EV manufacturers. The Indian manufacturers are struggling to source lithium-ion batteries, which are largely imported from China, South Korea, and Taiwan. While the price of batteries, lithium carbonate, a key import, have gone up 400% year on year. I would like to request the minister from this, sir. One request from my state, sir, from state of Andhra Pradesh. Request has sent to you, sir. I convey my thanks to Honorable Minister. The proposal for Tirupati is sanctioned, but Kakinada and Rajahmundry not yet sanctioned. I request the Honorable Minister from all our people from Kakinada and Rajahmundry, please sanction the electrical vehicles to these districts. Thank you, sir. सम्माननीय सभापति महोदय, ये बात सच है कि इलेक्ट्रिक के व्हीकल की डिमांड बहुत बढ़ रही है। ओवरऑल ईवी स्केल में 325%, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 607%। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने हर घर तिरंगा यात्रा के दौरान बाइक रैली निकाली। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उनका कई कवानीन तोड़ने को लेकर 41,000 रुपये का चालान काटा। इसमें हेलमेट नहीं पहनना, बिना लाइसेंस के बाइक चलाना, पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना होना, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होना शामिल है। पुलिस ने बाइक मालिक पर भी जुर्माना लगाया है। आरजेडी के सरबराह तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी, ये तमाम ही बीजेपी के शोबों की तरह काम कर रहे हैं। ये आईनी तफ्तीशी एजेंसियां बीजेपी का खिलौना बन चुकी हैं। ये दुख की बात है कि ये एजेंसियां इतने दबाव में काम कर रही हैं कि सही तरीके से तफ्तीश मुमकिन नहीं है। समाजवादी पार्टी के सरकर्दा लीडर और रुकने असेंबली आजम खान को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चारशंबे की देर रात सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और तबीयत की नासाजी को देखते हुए उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया। जुमेरात की सुबह मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर ने उनकी तबीयत से मुतालिक एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बताया गया कि वो गुज़िश्ता रोज यानी चारशंबे की देर रात इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुए। रिलीज के मुताबिक 74 साल समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को फेफड़ों के निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ की वजह से मेदांता अस्पताल लखनऊ के आईसीयू में दाखिल कराया गया। रिलीज में यह भी बताया गया कि मुहर्रखा 4 अगस्त को जरूरी टेस्ट के बाद आजम खान को क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में रखा गया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी लीडर की तबीयत मुस्तहकम और कंट्रोल में है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वह सेहतयाब हो जाएंगे। अस्पताल की क्रिटिकल केयर टीम के सरबराह डॉक्टर दिलीप दुबे और उनकी टीम बेहतर इलाज के लिए लगातार कोशा है। वाज़ेह है कि आजम खान गुज़िश्ता 20 मई को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। सीतापुर जेल में भी आजम खान की तबीयत 2 मरतबा खराब हुई थी और तब भी उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ही दाखिल कराया गया था। मुल्क में इस महीने 5G सर्विसेज शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। उधर जियो ने भी 15 अगस्त को पूरे मुल्क में 5G नेटवर्क सर्विसेज लॉन्च करने के इशारे दिए हैं। 5G लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्ठल ने बताया कि कंपनी पूरी दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ काम करके मुल्क के कस्टमर्स को 5G कनेक्टिविटी का फुल बेनिफिट देगी। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले कहा था कि 5G सर्विसेज का टैरिफ इंडस्ट्री तय करेगी, इसलिए
हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि 5G सर्विसेज के टैरिफ को 4G के बराबर लाने से पहले शुरुआत में इसे 10 से 15% के प्रीमियम पर पेश किया जाएगा। 5G इंटरनेट खिदमत के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल वल्ली यूनिट ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पालघर जिले के नालासोपारा में एक मेडिसिन प्रोडक्शन यूनिट पर छापामारी हुई। इस दौरान 1400 करोड़ रुपए की कीमत के 700 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन जब्त किए गए हैं। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 मुलजिम मुंबई से जबकि एक शख्स को नालासोपारा में पकड़ा गया। एक अफसर ने बताया कि हमें यूनिट में बैंड दवाओं की लिस्ट मिली थी, जिसके बाद छापामारी की गई। उस दौरान वहां मेफेड्रोन बनाए जाने की बात सामने आई। झारखंड के गोड्डा जिले में एक नन्हे रिपोर्टर ने अपने इलाके के सरकारी स्कूल की पोल खोलकर रख दी। मामला जिले के महगामा ब्लॉक का है, जहां खीमी याचक के स्कूल में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म ने रिपोर्टर का रोल निभाते हुए स्कूल के मसाइल का वीडियो बनाया। अभी लैट्रिन का व्यवस्था में बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार? ये तो क्या क्या है लैट्रिन में? अब देखिए यह है लैट्रिन कैसा है। स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान, तो कैसा ये स्कूल है? बच्चे को बाहर भेजते हैं। कैसा है स्वच्छ भारत? किसका कहते हैं हम लोग? और देखिए हम कैमरा में नहीं जा सकते। चापाकल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है। चापाकल में भी कोई नहीं हुआ है। देखिए पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग? यह देखिए जंगल है स्कूल में। कैसा ये सरकार है? कैसा ध्यान? अब इधर जा रहा है, अब बताता जा रहा हूँ। इधर देखिए कैमरा में रूम में क्या भरा है। देखिए ये रूम में क्या भरा है। देखिए ये रूम में क्या है? कुत्ती धरा है। और देखिए कैमरा मैन हाथ में खाइए। देखिए इधर क्या रूम है? ये स्कूल का रूम है। देखिए स्कूल में सोली सब रखता है। कैसा स्कूल है भाई? अभी देखिए ऐसा स्कूल क्या बच्चे लोग पढ़ने नहीं आता तो कैसा पढ़ने नहीं आता? बोले क्यों नहीं आता है पढ़ने? आप लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है और लैट्रिन भी खराब है और पानी भी का व्यवस्था नहीं है। कैसा सरकार क्या कर रहे हैं आप लोग कि लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है? क्यों? चापाकल की व्यवस्था नहीं है, पानी का रास्ता है। मेरा नाम सतबरागन। यहाँ मद्देनजर रखते हुए मेरे बात को इस स्कूल को जो भी व्यवस्था करवाना है तो करवा ले। और मास्टर को भी ये कहता है कि स्कूल का भी पैसा आता है लेकिन स्कूल का रिपेयरिंग क्यों नहीं करवाता? दिल्ली में 7 साल का एक बच्चा जोमैटो डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता मिला। अपने वालिद का एक्सीडेंट होने के बाद बच्चे ने उनकी जगह पर काम करना शुरू किया। ये बच्चा स्कूल से लौटने के बाद शाम 6 से 11 बजे तक साइकिल पर खाना डिलीवर करने का काम कर रहा था। राहुल मित्तल नाम के एक जोमैटो यूजर ने इसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया। 30 सेकंड के इस वीडियो में बच्चे ने डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने की वजह बताई। यूजर्स ने बच्चे की हिम्मत और काम की तारीफ करते हुए उसे ढेर सारी चॉकलेट देकर भेजा। बेटा क्या नाम है? पापा की चोट लगी हुई थी? हाँ। तो उनकी जगह तुम काम कर रहे हो? पापा के उसमें बुक पर रखा है ना। अच्छा, तो कब तक करोगे? और सुबह क्या करते हो? सुबह स्कूल जाता हूँ। और अब? अभी शाम के 6 बजे अभी चालू। और कितने बजे तक करोगे? 11 बजे। 11 बजे तक साइकिल पे घूमोगे? चलो बेटा, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, करते रहो, ठीक है? बहुत बढ़िया। और पापा को है ना कि आज लोग हमसे बहुत खुश हुए, ऐसी मेहनत करते रहो। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।